Okay, so let us start with the third topic in our this PSM. PSM में जो हमारा third topic है that is nothing but our epidemiology, screening and vaccines. And the most of the question that comes from PSM are generally from this topic, that is vaccines. Vaccines से सबसे ज़्यादा question. So my advice would be to rather go for vaccines, all the important points from the vaccines, and then we'll solve the question. So let us do this वैक्सीन वाला थिंग पहले, ठीक है। इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैक्सीन से रिलेटेड वो पहले करते हैं। सो लेट अस सी, इन वैक्सीन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जैसे वैक्सीन्स एंड इट्स साइड इफेक्ट्स। ओके, द वैक्सीन्स एंड इट्स साइड इफेक्ट्स। सो इफ आई टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंजा, इट इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इट हैज जनरली side effect as GBS, that is Guillain-Barré syndrome. Next is our Japanese encephalitis. So this Japanese encephalitis vaccine has the side effect as neurologic events, TT and TD as brachial neuritis, OPV precipitates paralysis, CVDPV and BAPP. Next is hepatitis B and DPT है ना, इन वैक्सीन में हाइपर सेंसिटिविटी और शॉक है ना। मीजल्स हैज साइड इफेक्ट एज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, फेब्राइल सीजर्स एंड एनाफाइलेक्सिस एंड इंसेफेलोपैथी। नेक्स्ट देखो, रोटा वायरस, दैट इज आफ्टर 1 month ऑफ रोटा वायरस देयर विल बी इंटरसक्सेप्शन दैट कैन बी सीन है ना। इंटरसक्सेप्शन कैन बी सीन एज अ साइड इफेक्ट। पर्ट्यूसिस की अगर मैं बात करूँ तो इनकंसोलेबल क्राइंग, कन्वल्सन, HHE दैट इज हाइपोटेंसिव हाइपो रिस्पॉन्सिव एंसिफेलोपैथी। BCG की अगर मैं बात करूँ तो जनरली इंक्रीज्ड डोज इन 1 month लीड्स टू ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड लिम्फेडिनोपैथी है ना। एंड MMR वैक्सीन की बात करूँ तो इट कैन कॉज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एज द साइड इफेक्ट। और एज रूबेला और MMR की बात करूँ तो इट कैन बोथ कैन कॉज अर्थरालजिया आल्सो। सो MMR में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड इट कैन ऑल्सो कॉज जनरली अर्थरालजिया। दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट वैक्सीन। इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रेन्स ऑफ द वैक्सीन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो आपको याद करना होगा और कोई तरीका ही नहीं है। सो लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रेन्स ऑफ द वैक्सीन। सो स्ट्रेन्स ऑफ वैक्सीन में द फर्स्ट विल बी मीजल्स। मीजल्स की जो स्ट्रेन होती है दैट इज एडमॉन्स्टन जैग्रेब स्ट्रेन, ठीक है। एडमॉन्स्टन जैग्रेब स्ट्रेन, वहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें देंगी, एक स्वार्ज वाला और एक मोराटेन भी देगा, बट दीज आर जनरली नॉट यूज्ड। सो द यूज्ड वन इज एडमॉन्स्टन जैग्रेब। यू मस्ट रिमेंबर मीजल्स के लिए एडमॉन्स्टन जैग्रेब स्ट्रेन। मम्प्स के लिए स्ट्रेन कौन सा है, जेराइल लीन स्ट्रेन एंड RUBINI दैट इज नॉट यूज्ड नाउअडेज, ठीक है। रूबिनी इज नॉट यूज्ड, जेराइल लीन स्ट्रेन इज यूज्ड। रूबेला के लिए RA-17-3, टाइफोरल वैक्सीन के लिए TY-21A, इन्फ्लुएंजा दैट इज किल्ड के लिए जनरली A7 कैलिफोर्निया और 2009 है ना। नेक्स्ट चिकन पॉक्स वैक्सीन दैट इज और वेरिसेला वैक्सीन के लिए ओका स्ट्रेन है ना। HIV के लिए मोडिफाइड वैक्सीन या ANKARA एंकारा है ना। एंड नेक्स्ट इज अंथ्रैक्स के लिए स्टर्नी। BCG प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB जिसके लिए डेनिस 1331 स्ट्रेन यूज किया जाता है। लेप्रोसी के लिए माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रैनी वाला स्ट्रेन। वेक्टर बॉर्न डिजीज में जैसे जैपनीज इंसेफेलाइटिस लाइव के लिए जनरली SA-14-14-2 दिस हैज बीन अ क्वेश्चन इन मेनी एग्जामिनेशन। SA-14-14-2 हैज बीन अ क्वेश्चन फॉर जैपनीज इंसेफेलाइटिस लाइव वैक्सीन के लिए। येलो फीवर का स्ट्रेन जनरली 17D स्ट्रेन, दिस हैज ऑल्सो, जितने भी यहाँ पे रेड में है दिस ऑल हैव बीन अ क्वेश्चन। आगे देखो, कंडीशंस एंड सर्टेन कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये 3 टेबल आपको रैपिड रिवीजन में मिलेंगे और मैंने वही चिपकाए हुए हैं यहाँ पे, कंप्लीटली वही चीज़ है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं इसलिए करवा रहा हूँ ये 3 टेबल क्योंकि दिस इज द मेन थिंग दैट यू रीड फ्रॉम दैट रैपिड रिवीजन ऑल्सो। अगर रैपिड रिवीजन में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे मेन इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। सो फर्स्ट इज कंडीशन प्रेगनेंसी, एंड प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या होते हैं, ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड एक्सेप्ट येलो फीवर। पूछा गया क्वेश्चन, सो मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड that in pregnancy all the live vaccines are contraindicated except which vaccine, yellow fever. In India the yellow fever vaccine is not used due to the required storage temperature and yellow fever is an exotic disease in India. Next देखो, फीवर में जनरली ऑल वैक्सीन आर गिवन वाइल माइल्ड टू मॉडरेट फीवर एक्सेप्ट द टाइफाइड वैक्सीन, ठीक है। टाइफाइड वैक्सीन जनरली इफ यू टॉक अबाउट द टाइफाइड वैक्सीन, व्हेन यू गो फॉर दैट वैक्सीन द डॉक्टर विल जनरली टेक सम हिस्ट्री कि इसको पहले 10-15 दिन में कुछ फीवर वगैरह तो नहीं था, इधर उधर नहीं था, ही विल टेक द हिस्ट्री बिकॉज ऑफ दैट ओनली। और सिम्टोमेटिक HIV में अगर मैं बात करूँ जनरली नन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ऑल द वैक्सीन कैन बी गिवन। सिम्टोमेटिक HIV, इफ द HIV इज सिम्टोमेटिक देन adult में all live vaccines are contraindicated except measles. All live vaccines are contraindicated except measles. The question has been asked from here, you must remember this. Measles, rubella, MMR and varicella vaccines. Newborn में generally vaccines are contraindicated except for measles, OPV and BCG, that is TB endemic areas, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिक डिजीज के केस में
डीपीटी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड पर्ट्यूसिस कंपोनेंट के कारण, है ना, मेनली द पर्ट्यूसिस कंपोनेंट इज जनरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, है ना, फॉर अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पाल्सी नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर डीपीटी इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. डीपीटी can be given to people who have convulsions controlled by anti-epileptics. If the person is having convulsion but it is well controlled by the drugs like anti-epileptics, then you can go for generally the DPT. ठीक है, you can go for DPT. Immunosuppression and corticosteroid. The people who are immunosuppressed due to certain conditions, and if they are on corticosteroids, so all live vaccines are contraindicated. No vaccine should be given. No live vaccine should be given in case of corticosteroid and immunosuppression. Next देखो, egg allergy के केस में yellow fever and influenza vaccines are contraindicated in case of egg allergy. जिसको egg allergy है उसको yellow fever और influenza की vaccines contraindicated होंगी. So this is the main tables that you must remember from your the PSM का जो वैक्सीन एंड कोल्ड चेन वाला रैपिड डिवीजन है वहां से. सो चलिए, नाउ आई विल स्टार्ट द होल टॉपिक एपिडेमियोलॉजी, screening and vaccines. So let's see the first question. Morbidity of a disease is increasing. Morbidity is increasing. Identify the correct statement. Independence and incidence and prevalence of a disease are not related to it, है ना. Next is incidence will increase, prevalence will decrease. No, incidence will increase, incidence will decrease, prevalence will increase. So how? एक क्वेश्चन के लिए कैसे जाना है? So let us see. Morbidity generally it is the indicator of prevalence and incidence. ठीक है, so morbidity is the indicator of prevalence and incidence. So both incidence and prevalence will generally increase in this case. इसमें क्या होगा? Both will generally increase. So if there is morbidity, so both incidence and prevalence will generally increase. ठीक है, prevalence generally क्या होता है? Incidence into mean duration of the disease, that is I into D. ये फार्मूला आपको याद करना है. Prevalence is total old plus new cases. Prevalence describes incidence, mortality and recovery. Incidence reflects causal factors and duration reflects prognostic factors. So ये आपको याद करना है. So आप देखो, आप both incidence and prevalence will be increases. इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस नॉट रिलेटेड हो ही नहीं सकता. इंसिडेंस विल इंक्रीज, नहीं, दोनों बढ़ते हैं. इंसिडेंस विल इंक्रीज, ये ठीक है. इंसिडेंस विल डिक्रीज, नहीं, इंसिडेंस इंक्रीज. और दूसरा क्या होना चाहिए? अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता तो वो सबसे बेटर ऑप्शन होता कि इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस, है ना, प्रिवेलेंस बोथ ना इंक्रीजेज. ये याद रखना आपको, इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस बोथ इंक्रीजेज. व्हाट आर द सेरोलॉजी स्ट्रेन ऑफ आईपीवी? ठीक है, आईपीवी में जनरली देखो पोलियो वायरस की जनरली यहाँ पे बात हो रही है. सो इफ आई टॉक अबाउट पोलियो वायरस, द टाइप्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलियो वायरस, दैट इज नथिंग बट P1, P2 एंड P3. मोस्ट कॉमन ऑफ एपिडेमिक, द मोस्ट कॉमन कॉजिंग एपिडेमिक इज नथिंग बट P1. Most antigenic is P2. Most common cause of vaccine associated paralytic polio is P3. Most common cause of vaccine derived polio virus is P2, and most easily eradicable is P2. P2 is eradicated, generally already eradicated in 2015 September 20th, है ना. और P3 was eradicated on generally 17th October 2019. Trivalent TOPV P1, P2 और P3 के लिए लगाते हैं, and switched to now BOPV, क्योंकि एक दो ऑलरेडी क्या हो चुका है, ऑलरेडी इट हैज़ बीन जनरली इराडिकेटेड. सो P1 और P3 के लिए नाउ अडेज BOPV हम यूज करते हैं. ठीक है, बाइवेलेंट यूज करते हैं. ठीक है. So now they are asking what are the serology strain of IPV, that is type 1, 2 and 3. Type 1, 2 and 3. Total number of live births per 1000 women in reproductive age group in 1 year. क्या होगा? देखो ये जितने भी ये फार्मूलाज वगैरह यहाँ पे जो पूछे गए हैं, देखो टोटल फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, है ना. नेक्स्ट जनरल फर्टिलिटी रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट. सो पहले ये समझ लेते हैं क्या. इफ आई टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ फर्टिलिटी, द फर्स्ट विल बी CBR, दैट इज क्रूड बर्थ रेट, इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ द फर्टिलिटी. नेक्स्ट GFR, that is general fertility rate, not generally glomerular filtration rate. So this is GFR, general fertility rate. Total number of live births by women in reproductive age, that is 15 to 49 in 2000. General marital fertility rate, general marital fertility rate will be total number of live births by married women in reproductive age, that is 15 to 49 in 2000. And total fertility rate will be total number of children a woman will bear in a reproductive span considering the current age specific fertility rate. It is an indicator of the total family size. So this question can be asked. The
जनरली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द टोटल फैमिली साइज, और ये सारे ऑप्शन देंगे, सो यू मस्ट हैव टू गो विथ टोटल फर्टिलिटी रेट। आगे देखो नेट रिप्रोडक्टिव रेट। इफ आई टॉक अबाउट द नेट रिप्रोडक्टिव रेट, द टोटल नंबर ऑफ डॉटर्स अ न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड विल हैव ड्यूरिंग हर होल रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पेन। अगर न्यू बॉर्न है वो अब से है ना, वो अपने पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में कितनी जनरली गर्ल चाइल्ड को बियर करेगी, दैट इज जनरली टोटल नंबर ऑफ डॉटर्स अ न्यू बॉर्न girl child will have during her reproductive lifespan is nothing but the net reproduction rate, net reproductive rate। so यहाँ देखो the total number of live births per 1000 women in a reproductive age group in 1 year। टोटल फर्टिलिटी नहीं होगा यहाँ पे देखो, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी है तो जनरली नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन इन स्पेसिफिक एज ग्रुप इन अ गिवन ईयर होगा, है ना। एंड नेक्स्ट इज जनरल फर्टिलिटी रेट। सो टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स है ना, ये देखो जनरल फर्टिलिटी रेट, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स बाय वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज 15 to 49। सो दिस इज जनरली आवर आंसर, जनरल फर्टिलिटी रेट इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की बात की जा रही है यहाँ पे, दैट्स वाई एज स्पेसिफिक होने मतलब एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में, नॉट इन अ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप देगा वहाँ पे, दैट विल बी एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या है मैंने आपको बता दिया, टोटल नंबर ऑफ जनरली द डॉटर्स और गर्ल चाइल्ड विल बियर इन हर होल रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन। चलो आगे देखो, एट व्हाट एज ऑफ जेस्टेशन अ प्रेग्नेंट वुमेन विथ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज टू हर मदर शुड बी स्क्रीन्ड फॉर हर डायबिटीज। कितनी एज पे चेक करना है, सो जनरली ये डायबिटीज वगैरह के लिए एट व्हाट एज ऑफ जेस्टेशन अ प्रेग्नेंट वुमेन विथ फैमिली हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री ऑलरेडी डायबिटीज की है, एंड हर मदर शुड बी स्क्रीन्ड फॉर हर जनरली डायबिटीज, उसके लिए कब करना है, जनरली मीन्स प्रेगनेंसी में कब करना है डायबिटीज के लिए। सो दैट इज द बेस्ट टाइम विल बी 24 to 20 वीक्स, 28 वीक्स, 24 to 28 वीक्स। इन दिस पीरियड इंसुलिन रेसिस्टेंस इंक्रीजेज एंड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज, ठीक है। अगर इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑफकोर्स ग्लूकोज विल इंक्रीज इन द वुमेन हु डू नॉट हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन टू अडॉप्ट दिस रेसिस्टेंस। सो दैट्स वाई इन दिस जनरली ऑलरेडी अगर उसको हिस्ट्री है तो इसमें एकदम जरूरी है कि स्क्रीन करना बहुत ज़्यादा जरूरी, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। Infectivity is also known as, I have already told you about infectivity and all other those things, related things। and infectivity मतलब क्या है, generally the inability of an infectious agent, that is virus or bacteria, to cause infection in susceptible individuals। if you are a susceptible individual, so the ability of bacteria to cause the disease in you, it is called as generally infectivity। so generally infectivity is also known as secondary attack rate, it is also known as secondary attack rate। अगर मैं बात करूँ आपको सीरियल इंटरवल के, तो सीरियल इंटरवल इज नथिंग बट द टाइम इंटरवल बिटवीन द ऑनसेट ऑफ सिम्टम इन अ प्राइमरी केस एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम इन अ सेकेंडरी केस, दैट इज सीरियल इंटरवल। अगर मैं बात करूँ आपके साथ केस फर्टिलिटी रेट की, सो केस फर्टिलिटी रेट इज द पोर्शन ऑफ और प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल डायग्नोज्ड विथ a specific disease who die from that disease। if I talk about the incubation is the time interval between exposure to an infectious agent and appearance of clinical symptom। in measles epidemic, 7-month-old child was given measles vaccine, when should the next dose of measles vaccine will be given। देखो याद रखना, in measles epidemic, if the epidemic is going on, so let us talk about measles a little bit। The vaccines for measles is generally live attenuated lyophilized vaccine। the diluent used for the measles is nothing but distilled or sterilized water, this also has been a question। used within less than 4 hours, otherwise TSS will occur। 0.5 ml सबक्यूटेनियस राइट आर्म पे दिया जाता है, 2 डोजेज, फर्स्ट डोज एट 9 months एंड सेकेंड डोज एट 16 to 24 months। ठीक है, स्ट्रेन क्या है, एडमॉन्स्टन जैग्रेव। सो इन दिस केस जनरली क्या फर्स्ट डोज है 9 months दिया गया। सो इन मीजल्स एपिडेमिक 7-month-old चाइल्ड वाज गिवन मीजल्स वैक्सीन, ठीक है। ड्यू टू एपिडेमिक ही हैज़ बीन गिवन, व्हेन शुड द नेक्स्ट डोज, सो नेक्स्ट डोज का जो प्रॉपर टाइमिंग है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि एपिडेमिक की वजह से ज़्यादा प्रिवेंशन के लिए पहले दिया गया। सो द फर्स्ट डोज विल बी नाउ, नेक्स्ट डोज विल बी गिवन एट 9 months, ठीक है, 9 months। सेकेंड फिर कब मिलेगा, 16 to 24 months में, 16 to 24 months में। नेक्स्ट देखो वैक्सीन गिवन एट बर्थ टू अ बेबी, देखो एट बर्थ कौन कौन, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सो लेट अस सी दिस, एट बर्थ हम कौन कौन से देते हैं जनरली, BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हम देते हैं जनरली एट बर्थ। अगर मैं बात करूँ 6 वीक्स पे, तो 6 वीक्स पे OPV1, RB1, पेंटा1, FIPV एंड PCV को हम जनरली देते हैं। एट 10 वीक्स पे जनरली OPV2, RB2, पेंटा2 है ना, सेकेंड वाला। 14 जनरली अगर मैं बात करूँ 14 वीक्स की जनरली, तो OPV3, RB3, पेंटा3 एंड FIPV2 एंड PCV2। 9 कंप्लीटेड मंथ्स में जनरली विटामिन A ड्रॉप भी दिया जाएगा, एंड MR1, JE1, PCV बूस्टर एंड FIV
FIPV 3B जनरली यहाँ पे मिलेगा, मीन्स थर्ड डोज मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। 16 to 24 मंथ्स पे जनरली MR2 JE2 OPV बूस्टर DPT और फर्स्ट बूस्टर लगेगा यहाँ पे DPT का। जनरली अगर मैं बात करूँ 5 to 6 ईयर्स पे तो जनरली DPT सेकेंड बूस्टर लगेगा और 10 ईयर्स पे TD1 एंड 16 ईयर्स पे TD2 लगेगा। दिस इज द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सो यहाँ से हमको डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बना है। एट बर्थ जनरली दे आर आस्किंग यू, सो आस्किंग दैट इज BCG OPV एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है। BCG OPV एंड हेपेटाइटिस बी विल बी आवर आंसर एट बर्थ। और मेनी अ टाइम्स यही पूछा जाता है, ठीक है। आप कोई सा भी देख लो, नीट PG एम्स वगैरह इधर उधर कहीं का देख लो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एट बर्थ पे कौन कौन से वैक्सीन लगती है, दिस क्वेश्चन विल बी रिपीटेड टाइम एंड अगेन। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ डिलेड इम्यूनाइजेशन की, तो वैक्सीन दैट कैन बी गिवन अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर कौन से वैक्सीन दे सकते हैं? BCG, रोटावायरस, पेंटावैलेंट, FIPV, PCV एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अलोन कैन ऑल्सो बी गिवन टिल 1 ईयर। नेक्स्ट देखो वैक्सीन दैट कैन बी गिवन अप टू 5 ईयर्स डिलेड कंडीशंस में। 5 ईयर तक कौन सा दिया जा सकता है? OPV, मीजल्स, MR एंड जनरली vitamin A drops. Vaccines that can be given up to 7 years, that is nothing but DPT. Vaccines that can be given up to 15 years, that is JE, and TD can be given lifelong. TD can be used lifelong. ये भी क्वेश्चन है इसलिए रेड में लिखा गया है। जनरली कौन सा लाइफलॉन्ग दिया जा सकता है? दैट इज नथिंग बट TD। चलो आगे। व्हेन इज द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन गिवन टू नियोनेट? नियोनेट को फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कब देते हैं? हमने अभी पढ़ा था, एट बर्थ। नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स है ना, ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रोसेस एक्सप्रेस्ड पर 1 लाख है ना, लाइव बर्थ इज नॉन है। सो देखो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हमने पढ़ा था जनरल, दैट इज नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स इन गिवन पीरियड पर लाख वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, सो दिस विल बी आवर आंसर। दिस मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रोसेस एक्सप्रेस्ड पर 1 लाख लाइव बर्थ, ठीक है, पर 1 लाख लाइव बर्थ। मैटरनल मोर्टेलिटी प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? देखो सब एक ही है, मैटरनल मोर्टेलिटी है, बट रेट, रेशियो, प्रोपोर्शन ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं प्रोपोर्शनल की बात करूं तो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स इन अ गिवन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय द टोटल डेथ्स अमंग women aged 15 to 49 years. This will be generally the maternal mortality proportion. Adult lifetime risk of maternal death is probability that a 15-year-old woman will eventually die from a maternal cause. Will eventually die from a maternal cause. ये जनरली क्या है? एडल्ट लाइफ टाइम रिस्क ऑफ मैटरनल डेथ। आगे चलो। HPV वैक्सीन इज बेस्ड ऑन, HPV वैक्सीन इज जनरली बेस्ड ऑन, सो let me tell you, HPV vaccines generally are based on the hollow virus like particles assembled from recombinant HPV. So this is based on the hollow virus like particles assembled from the recombinant HPV coat proteins. HPV coat proteins. The natural virus capsid is composed of two proteins, that is L1 and L2. An example of HPV vaccine is Gardasil and Cervarix. ठीक है, ये दो चीजें हमसे पूछी जाती है, Gardasil and Cervarix. Gardasil is effective against HPV 16, 18, 6 और 11, दैट इज क्वाड्रीवैलेंट। 4, 16, 18, 6, 11 यानी कि 4, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रीवैलेंट, है ना। और टेट्रावैलेंट बोल सकते हो आप। गार्डासिल जो 9 है उसमें लिख के आएगा गार्डासिल 9, सो दैट इज नथिंग बट इट विल बी अगेंस्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रेन, दैट इज 16, 18, 6, 11, 31, 33, 45, 52 and 58. So this is 9 against 9 strain. It is generally helpful, so that's why it is called as nonavalent. So HPV vaccine is based on what? L1 and L2 यहाँ पे देखो, ठीक है, L1 and L2. Heat sensitive substance or device present on the vaccine to monitor its viability. This is nothing but वैक्सीन, ये जो VVM होता है, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग, दैट इज नथिंग बट VVM, ठीक है। सो यहाँ पे हमको यही, सो इसमें देखो केमिकल इन स्ट्रिकर ऑफ VVM, दैट इज नथिंग बट पीटोलिन सल्फेट यूज किया गया होता है। और कलर चेंज से कैसे हमको वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग पता करना है? देखो, इफ इनर स्क्वायर इज व्हाइट, ठीक है, ऐसे होगा, एक व्हाइट होगा, है ना, इस पे ये होगा, है ना। सो जनरली इफ द इनर स्क्वायर इज व्हाइट, दैट इज यूजेबल, इट इज नॉर्मल। लाइट ब्लू होगा तो यूजेबल होगा। इनर स्क्वायर डिसअपियर्स और इट अपियर्स ब्लू, देन डिस्कार्डेड, इट इज नॉट यूजेबल। इनर स्क्वायर डार्कर देन आउटर सर्कल, ये आउटर सर्कल से इनर स्क्वायर जो है वो अगर डार्कर है, देन इट शुड बी डिस्कार्डेड, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी हमने ऊपर ही किया था, दैट इज नथिंग बट जॉन स्नो, ठीक है, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। और समटाइम्स रेटोरिकली वी कॉल इट एज जनरली द कोलेरा, है ना। नेक्स्ट देखो, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, हिपोक्रेट्स कौन थे? फादर ऑफ मेडिसिन एंड फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट, ठीक है।
फादर ऑफ मेडिसिन दैट इज हिपोक्रेट्स, सबको पता है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज टर्म्ड एज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड. यस, दिस हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम. यहाँ पे तो दिया नहीं गया, बट इन नीट पीजी एंड ऑल दोज अदर एग्जाम्स दिट हैज बीन आस्क्ड. एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड्स इंक्लूड्स एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट. अगर ऐसे ट्रायड बनाओ तो एजेंट, host and environment, so you have to remember either EAH or HAE or generally EHA. Next देखो, which of the following is indicative of severity or lethality of a disease. lethality और severity of a disease generally case fatality rate, कितने केस, कितने में वो डिजीज लग रहा है, उसकी वजह से कितने मर रहे हैं. सो दैट इज जनरली द सिवियरिटी और लिथलिटी ऑफ द डिजीज. दैट इज नंबर ऑफ डेथ्स बाय नंबर ऑफ ऑल केसेज इनटू 100%. So that should be generally our answer. A screening test is used for disease in a population. In the image shown below, what does B2C represents? Okay, this question has been very important. 19 और 20 दोनों में रिपीट हुआ था. So let's see. ए बी सी डी और ई. अब इसमें जनरली हमको जो ए है ये हमको पहचानना है. ए इज डिजीज ऑनसेट, बी इज फर्स्ट पॉसिबल डिटेक्शन टाइम, सी इज क्रिटिकल पॉइंट, डी इज यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस एंड ई इज द फाइनल आउटकम. इज द फाइनल आउटकम. अब यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है इन द इमेज शोन गिवन बिलो व्हाट डज बी टू सी. ये बी से लेके ये सी तक का जो टाइम है वो क्या करता है. सो जनरली अगर मैं बी से डी तक का बात करूं तो दैट इज लीड टाइम. फ्रॉम बी टू डी विल बी लीड टाइम. दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर. एक छोटा सा फिगर देगा आपको, उसमें से आपको जनरली यू हैव टू टेल. ओके, I'm sorry. So let's see. A, B, C, D, E. So B से D is lead time. Lead time यानी कि first possible point of diagnosis to usual time of diagnosis. That is B to D. Screening time की अगर मैं बात करूँ तो first possible point of diagnosis to usual time of diagnosis. That is B जो है generally screening time. वही हमारा क्या है यहाँ पे आंसर होगा B2C. दैट इज B2C विल बी आवर स्क्रीनिंग टाइम. इंक्यूबेशन पीरियड की मैं बात करूँ तो टाइम बिटवीन इन्फेक्शन टू एप्लीकेशन ऑफ टू अपेयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम. ठीक है, टाइम बिटवीन इन्फेक्शन टू अपेयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम. नेक्स्ट देखो, लेटेंट पीरियड, टाइम बिटवीन when an individual is affected and when he or she becomes capable of infective other susceptible individuals. यानी कि दूसरे में जब ट्रांसमिट करने के लिए वो कैपेबल है. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS does not include. So look, sample registration system SRS includes क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. अगर मैं बात करूँ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की तो इट प्रोवाइड्स नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल रिलायबल एस्टिमेट्स ऑफ द फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी. सो यहाँ पे पूछा गया कौन नहीं होता. सो दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, क्रूड बर्थ और क्रूड डेथ तीनों होते हैं. क्रूड बर्थ, क्रूड डेथ, नेचुरल ग्रोथ एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहाँ पे होता है. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज नॉट द जनरली पार्ट ऑफ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. मोर्टेलिटी इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इन, मोर्टेलिटी इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इन नेट रिप्रोडक्शन रेट. हमने ऊपर ही पढ़ा था. सो जनरली नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या है? नंबर ऑफ डॉटर्स अ न्यू बॉर्न गर्ल विल बियर ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम एज्यूमिंग फिक्स्ड एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट्स. NRR इक्वल्स टू 1. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ NRR नेट रिप्रोडक्शन रेट इज इक्वल्स टू 1, ईच जनरेशन ऑफ वुमन इज एग्जैक्टली रिप्रोड्यूसिंग itself. To achieve NRR 1, couple protection rate CPR should be greater than 60%. याद रखो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी आपसे. To achieve NRR 1, we have to the CPR should be greater than 60%. ठीक है, CPR that is couple protection rate should be greater than 60%. आगे देखो, येलो फीवर वैक्सीन. येलो फीवर वैक्सीन इज वैलिड फॉर. सो येलो फीवर वैक्सीन के लिए देखो, येलो फीवर वैक्सीन है क्या, सबसे पहले वो समझते हैं. येलो फीवर वैक्सीन इज लाइव एंड एटीन्यूएटेड वैक्सीन, लायोफिलाइज्ड वैक्सीन है ये. स्ट्रेन अगर मैं बात करूँ तो येलो फीवर हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था 17D स्ट्रेन, चिक एम्ब्रियो ग्रोन है ना. एंड ओनली लाइव वैक्सीन दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन जनरली प्रेगनेंसी. याद रखना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओनली लाइव वैक्सीन दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इट कैन नॉट बी गिवन टुगेदर विथ कोलेरा वैक्सीन. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट 3 weeks ऑफ गैप इज नेसेसरी. इट कैन नॉट, येलो फीवर वैक्सीन कैन नॉट बी गिवन टुगेदर विथ कोलेरा वैक्सीन. देखो, इम्यूनिटी बिगिंस टू अपीयर ऑन द 7th day एंड लास्ट फॉर मोर देन 35 years, प्रोबेबली लाइफ टाइम. WHO रिकमेंड्स री-वैक्सीनेशन आफ्टर 10 years फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल. अगर आप इंडेमिक जगहों पे जा रहे हो तो इंटरनेशनल ट्रैवल्स में जा रहे हो देन इट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज नॉट. एक शॉट ही काफ़ी होगा. इट इज़ फॉर लाइफ लॉन्ग. ठीक है, लाइफ लॉन्ग. BCG इज डाइल्यूटेड विथ, BCG इज जनरली डाइल्यूएंट्स फॉर वैक्सीन. एक बार मैं करवा देता हूँ सारे. देखो, BCG को किस में डाइल्यूट करते हैं जनरली? नॉर्मल सलाइन. मीजल्स रूबेला के लिए डिस्टिल्ड और स्टेराइल वाटर. जापानीज इंसेफेलाइटिस के लिए फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन. येलो फीवर के लिए कोल्ड फिजियोलॉजिकल सलाइन. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस. सो BCG के लिए पूछा गया, सो दिस इज नॉर्मल सलाइन.
Vaccine storage at level of PHC. At level of PHC, it is stored in the ice-line refrigerator because this is only available. यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ. इक्विपमेंट वॉक इन कूलर जो होता है ये मेंटेन करता है +2 to +8 डिग्री का टेम्परेचर. इट इज यूज फॉर स्टोरिंग ऑल वैक्सीन लाइक BCG, हेपेटाइटिस बी, DPT, पेंटावेलेंट, IPV एंड TT, एंड इट इज जनरली इंस्टॉल्ड एट गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर, डिपो, स्टेट एंड रीजनल वैक्सीन स्टोर्स. मतलब जनरली जगह पे ये अवेलेबल नहीं होता. वॉक इन फ्रीजर की मैं अगर बात करता हूँ, कूलर और फ्रीजर डिफरेंट थिंग्स है. सो -15 to -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जनरली ये स्टोर टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है. Used for storing bulk storage of OPV, preparation of frozen ice packs for vaccines, ट्रांसपोर्टेशन के लिए है ना, नेशनल रीजनल एंड स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में ही जनरली ये इंस्टॉल्ड होते हैं. डीप फ्रीजर की मैं बात करूं, सो दिस डीप फ्रीजर कैन कंट्रोल द टेम्परेचर अप टू -15 to -25 डिग्री सेल्सियस. इट स्टोर्स OPV वैक्सीन फॉर 3 months. फ्रीजिंग आइस पैक्स भी जनरली यहाँ से लिया जाता है, एंड इट इज इंस्टॉल्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल. आगे देखो, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर आइडियल फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ वैक्सीन दैट इज फ्रॉम +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वैक्सीन लाइक OPV, BCG, मीजल्स एंड JE स्टोर्ड एट द बॉटम ऑफ द बास्केट. ठीक है. एंड जनरली लार्ज साइज ILR डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और स्मॉल साइज ILR जनरली PHC में भी अवेलेबल होता है. दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं, DPT, TT, हेपेटाइटिस बी, IPV, पेंटावेलेंट एंड डाइल्यूएंट्स केप्ट इन अपर पार्ट ऑफ द बास्केट. लोअर में क्या रखना, अपर में क्या रखना, उतने अंदर से तो नहीं पूछेंगे, बट जनरली वहाँ से जो फिगर होता है उसको जनरली पूछा जाता है. इफ आई टॉक अबाउट डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है ना, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, सो +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड की ये टेम्परेचर मेंटेन करता है. प्लेसमेंट ऑफ द वैक्सीन इन द रेफ्रिजरेटर विथ फ्रीजर ऑन टॉप एज फॉलो. देखो, टॉप सेल्फ में मीजल, BCG, OPV, रोटा वायरस. मिडिल सेल्फ में DPT, पेंटावेलेंट, TT, IPV, हेपेटाइटिस बी, JE. बॉटम सेल्फ में आइस पैक्स फिल्ड विथ वाटर एंड इन डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर, जनरली यूज फॉर स्टोरेज वैक्सीन एट प्राइवेट क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स. ये नीचे वाला जनरली बॉटम सेल्फ वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार. चलो आगे करते हैं. ओके, चलो ठीक है, अभी और करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन. इन अ बेबी हुई ऑन स्टीरॉइड्स लाइव वैक्सीन कैन बी गिवन आफ्टर. देखो, स्टीरॉइड है, अगर ऑलरेडी बेबी स्टीरॉइड पे है तो ऑलरेडी इम्यून सप्रेशन हो रखा है. सो लाइव वैक्सीन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड. रिकमेंडेड टू वेट फॉर 1 month आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द स्टीरॉइड. स्टीरॉइड डिसकंटिन्यू करने के बाद 1 month तक रुकना है. नोट, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन एंड टॉक्सोइड्स कैन बी यूज टू एडमिनिस्टर to all immunocompromised patients in usual dosage and schedules. Pregnancy is a contraindicated for लाइव वैक्सीन. सो जनरली 4 weeks, हमको 28 days या फिर 4 weeks रुकना है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट दैट इज येलो फीवर. कितनी बार मैं बोलूँ आपको, देखो येलो फीवर वैक्सीन जो है ये जनरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन लेस देन 9 months और लेस देन 6 months ड्यूरिंग एन एपिडेमिक. प्रेग्नेंट वुमेन में एक्सेप्ट ड्यूरिंग आउटब्रेक इट इज जनरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एक्सेप्ट अगर आउटब्रेक है तो देना पड़ेगा. पीपल विथ सीवियर एग प्रोटीन एलर्जी एंड पीपल विथ सीवियर HIV और एड्स. चलो, फूड पॉइजनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ. फूड पॉइजनिंग क्या है, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक है. कैसे देखो मैं बताता हूँ आपको, टाइप ऑफ एपिडेमिक समझाता हूँ. सो जनरली द फर्स्ट टाइप विल बी पॉइंट सोर्स और सिंगल एक्सपोजर. थोड़ा सा जुकाम हो गया जैसा लगता है. पॉइंट सोर्स और सिंगल एक्सपोजर. शार्प राइज एंड शार्प फॉल इन नंबर ऑफ केसेज है ना. क्लस्टरिंग ऑफ केसेज इन नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ टाइम. ऑल केसेज डेवलप विद इन 1 incubation पीरियड ऑफ डिजीज. दिस इज पॉइंट सोर्स और सिंगल एक्सपोजर. एग्जाम्पल जैसे फूड पॉइजनिंग, मीजल्स, चिकन पॉक्स, भोपाल गैस्ट्रेज. दिस आर जनरली द पॉइंट सोर्स और सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक. अभी दूसरा देखो, कॉमन सोर्स कंटिन्यूअस और रिपीटेड एक्सपोजर दैट इज शार्प राइज इन नंबर ऑफ केसेज, फॉल इंटरप्टेड बाय सेकेंडरी वेव्स और पीक्स. एग्जाम्पल, कॉन्टामिनेटेड वेल इन अ विलेज, सेक्स वर्कर दैट इज गोनोरी आउटब्रेक के केस में है ना. नेक्स्ट देखो, प्रोपागेटेड एपिडेमिक. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ एपिडेमिक. जनरली ग्रेजुअल राइज एंड ग्रेजुअल फॉल ओवर अ लॉन्ग टाइम. टेल ऑफ यहाँ पे दिखता है. एंड जनरली infectious in origin, person to person transmission continues till the number of susceptible is depleted or they are no longer exposed to infected individuals. Example, hepatitis A, polio, HIV and TB. So these are 3 types of epidemics you must remember. Diabetes, hypertension और CAD screening should be started. Diabetes, hypertension और CAD screening should be started at the generally the age of 40 years. इसको हम जनरली हाई मोर्टेलिटी वाले जितने भी डिजीज होते हैं 40 ईयर्स पे हम उसको स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देते हैं. सो द नियरेस्ट ऑप्शन इज 45 ईयर. न्यूनेटल टेटनस प्रिवेंशन इज बेस्ड डॉन बाय, देखो इट इज बेस्ड डॉन बाय टेटनस टॉक्साइड. देखो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है टेटनस टॉक्साइड. कंबाइंड वैक्सीन DPT यूज करते हैं. मोनोवैलेंट वैक्सीन प्लेन फॉर फ्लूइड दैट इज फॉर्मल दैट इज टॉक्साइड. प्लेन फॉर फ्लूइड टॉक्साइड है ना, प्लेन और फ्लूइड टॉक्साइड. एंड टेटनस वैक्सीन एडजॉर्ब वाला. अच्छा,
अगर टेटनस आईजी की बात करूँ इम्यूनोग्लोबुलिन, सो इट इज यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस पैसिव इम्यूनाइजेशन, डोज 250 IU फॉर ऑल एजेज। आगे चलो बताता हूँ। ट्रू अबाउट इंसिडेंट्स, सो इंसिडेंट्स क्या है, नंबर ऑफ न्यू केसेज ऑकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग एज स्पेसिफाइड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। फॉर्मूला क्या होता है, इंसिडेंट्स नंबर ऑफ न्यू केसेज ऑफ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड इनटू 100। सो यहाँ पे देखो दिस इज नंबर ऑफ न्यू केसेज। ओनली वैक्सीन गिवन टू एडल्ट दैट इज DT डिप्थेरिया टेटनस वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन ग्रेटर देन 12 ईयर्स और एडल्ट, ठीक है। चिल्ड्रन में 12 वर्ष से ऊपर वालों को दिया जाता है, उससे नीचे वालों को नहीं दिया जाता। इन अ केस ऑफ एपिडेमिक 3 विलेज आर अफेक्टेड साइमल्टेनियसली विद टाइफाइड, अपॉन स्टडी इट इज फाउंड दैट वन मिल्कमैन, मतलब एक सिंगल सोर्स है, सो दिस इज एक मिल्कमैन है हु इज गोइंग टू ऑल दिस 3 विलेज, एक सोर्स तीनों विलेज में एक ही जा रहा है, मतलब दिस इज कॉमन फॉर ऑल द 3, सो दिस इज कॉमन सोर्स कंटिन्यूअस एक्सपोजर, ठीक है। कॉमन सोर्स कंटिन्यूअस एक्सपोजर दैट इज शार्प राइज इन नंबर ऑफ केसेज होंगे, फॉल इंटरप्टेड बाय सेकेंडरी वेव्स और पिक्स होंगे, कंटामिनेटेड वेल इन ए विलेज, सेक्स वर्कर, गोनोरिया आउटब्रेक भी इसी के एग्जांपल हैं। When some people develop a disease after exposure from a primary case, it is known as secondary attack rate। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। Number of exposed persons developing the disease within the range of the incubation period following exposure to primary case। नंबर ऑफ एक्सपोजर, इसका यही फॉर्मूला ऐसे यार आप देख लो, ठीक है, ये देख लो। इन सिचुएशन ऑफ एन एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन व्हाट इज द मेडिकल ऑफिसर्स फर्स्ट रूल, देखो इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एन एपिडेमिक एन ऑर्डरली प्रोसीजर ऑफ द और द फॉलोइंग प्रैक्टिकल गाइडलाइंस शुड बी फॉलोड। क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, फर्स्ट स्टेप ऑफ एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस, confirmation of existence of epidemic। The next is generally defining the population at risk, rapid search for all cases, data analysis, hypothesis formulation, and testing of hypothesis, ecological factor evaluation, further investigation and writing the report is the last step generally। So यहाँ पे देखो, in situation of an epidemic investigation what is the medical officer's first role, so it is verification of diagnosis। आगे देखो, if net reproduction rate is desired to be 1, what should be the couple protection rate। couple protection rate कितना होना चाहिए, so generally हमने अभी पढ़ा था कि generally 60% होना चाहिए। देखो it is an couple protection rate है क्या, couple protection rate is an indicator of prevalence of contraceptive practice in the community, defined as the percent of eligible couples effectively protected against childbirth by one or the another approved methods of family planning, लाइक जैसे कि स्टरलाइजेशन, IUD और ओरल पिल्स। स्टरलाइजेशन अकाउंट्स फॉर ओवर 60% ऑफ इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड कपल्स। डेमोग्राफिक गोल ऑफ NRR इक्वल्स टू 1 कैन बी अचीव्ड ओनली इफ द CPR एक्सीड्स जनरली 60%। सो हमने ऊपर भी किया था, दैट्स वाई आवर आंसर। लंग कैंसर पेशेंट्स 300 स्मोकर्स एंड 300 नॉन स्मोकर्स, है ना, नॉन स्मोकर्स 10 ईयर हिस्ट्री टेकन, व्हाट कैन बी कैलकुलेटेड, क्या कैलकुलेट किया जा सकता है। सो जनरली इन दैट केस यू कैन कैलकुलेट ऑड्स रेशियो, दिस इज ऑड्स रेशियो। देखो रेट्रो, ये क्या है, 10 ईयर हिस्ट्री टेकन, मतलब पीछे का हिस्ट्री लिया जा रहा है। सो दिस इज रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी दैट कम्स अंडर केस कंट्रोल स्टडी एंड इट इज यूज टू कैलकुलेट द ऑड्स रेशियो। सो हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। प्रिवेलेंस इज जनरली गिवन बाय क्रॉस सेक्शनल, RR is generally cohort by relative risk है, this is given from cohort and incidence also from cohort। आगे देखो, what is the recommended dose for the human rabies immunoglobulin in 4-month old child। देखो human rabies immunoglobulin that is HRIG के लिए डोज 20 इंटरनेशनल यूनिट्स पर kg, 100% इन्फिल्ट्रेशन अराउंड वुंड साइट, गिवन विद इन 7 days ऑफ द फर्स्ट डोज ऑफ पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन एंड नोट डोज ऑफ इक्वाइन रेबीज इज इक्वल्स टू 40 IU। सो यहाँ पे ह्यूमन रेबीज के केस में 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी होता है। सो दिस इज आवर आंसर। व्हाट इज द मीजल वैक्सीन डोज, मीजल वैक्सीन के लिए 0.5 ml और 0.5 ccm यूज करते हैं। लाइव एटीन्यूएटेड लायोफिलाइज्ड वैक्सीन, डाइल्यूएंट क्या, डिस्टिल्ड और स्टरलाइज्ड वाटर, यूज विद इन लेस देन 4 आवर्स, अदरवाइज द TSS विल ऑकर, है ना, जब एक बार अगर उसको खोल दिया तो 4 घंटे से पहले यूज करना है। 0.5 ml सबक्यूटेनियस राइट आर्म, सो वही यहाँ पे दिया हुआ है। देखो 2 डोजेज, फर्स्ट डोजेज 9 मंथ पे और सेकंड एट द 16 to 24 मंथ। स्ट्रेन क्या है, एडमॉन्स्टन जैगरेट। नेक्स्ट देखो, रिकंस्ट्रक्टेड जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन एट 2 to 8 डिग्रीज कैन बी स्टोर्ड अप टू हाउ मेनी ईयर्स, इट कैन बी स्टोर्ड। देखो जापानीज इंसेफेलाइटिस जो JE वैक्सीन है, इट इज अ लाइव एटीन्यूएटेड लायोफिलाइज्ड वैक्सीन। डाइल्यूएंट क्या होता है, PBS दैट इज फॉस्फेट बफर सलाइन, दिस हैज बीन अ क्वेश्चन। एंड सेकेंड डोज 2 डोजेज होता है, फर्स्ट डोज एट 9 मंथ्स एंड सेकेंड डोज एट 16 to 24 months। Strain is SA1442, this again has been the question। Storage generally can be stored at 2 to 8 for up to 3 years of shelf life। देखो
3 years. True about sentinel surveillance is, sentinel surveillance पहले होता क्या है? So sentinel surveillance is a method to identify missing cases, that is by usual surveillance. So this is includes notifiable cases. चलो 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हमारा हो जाएगा ये, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसमें हमको करने नहीं है. सो नाउ 1 or 2 मोर क्वेश्चंस. varicella zoster, देखो varicella zoster इम्यूनाइजेशन इज गिवन टू ऑल एक्सेप्ट. सो दिस varicella zoster जो इम्यूनोग्लोबिन है, सो दिस इज जनरली गिवन विदिन 72 hours ऑफ एक्सपोजर, हैज बीन रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ चिकन पॉक्स इन एक्सपोज ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स, particularly in immunosuppressed patients. These include person with congenital cellular immunodeficiency, susceptible persons receiving immunosuppressive therapy, and persons with HIV or AIDS, and generally susceptible and exposed persons, in particular pregnant women and newborns and premature infants of low birth weight. देखो VGIG has no role in established diseases. No, dose of VZIG is generally varicella zoster immunoglobulin is generally 12.5 units per kg up to maximum of 625 units. उससे ज़्यादा नहीं देना है. Since VGIG appears to bind the varicella vaccine, the two should not be given together. VGIG binds to varicella, so दोनों को साथ में नहीं देना. So this is all about our this third topic, और यहाँ पे हम इसको end करते हैं. And in the next video I'll talk about the communicable and non-communicable disease, जहाँ से भी बहुत सारे questions बनते हैं. So this much for today. I'll meet you in the next video tomorrow. Thank you everyone.